नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज जो लेक्चर होने वाला है वो नर्सरी प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का वो लास्ट लेक्चर है। 3 लेक्चर इसके बारे में हमने पढ़ ली है। पहले इंट्रोडक्शन समझा, फिर हमने समझा कि कैसे हम चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ लैंड वगैरह पढ़ लिया है। तो नर्सरी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग और सबसे पहला जो स्टेज है वो नर्सरी प्लानिंग ही है। और नर्सरी में हमने देखा कि भाई सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नर्सरी किसे कहते हैं। तो हमने पाया कि भाई नर्सरी का मतलब होता है कि प्लांट का वो स्टेज जो इनिशियल स्टेज हो, जिसको देख रेख का बहुत ज़रूरी पड़े और मैनेजमेंट का भी बहुत नीड हो। उस पीरियड को हम एक ऐसे लोकेशन पे, छोटे से जगह पे क्या करते हैं तो देख रेख करते हैं, केयर करते हैं और उसको वहाँ पे ग्रोथ करवाते हैं। साथ में हमने ये भी बताया कि प्रोपागेशन पर्पज से भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ करवाते हैं। और प्रोपागेशन के लिए कोई भी प्लांट का पार्ट यूज करते हैं उसे प्रोपाग्यूल के नाम से जानते हैं। तो प्रोपाग्यूल्स भी हमने पढ़ लिया था, प्रोपागेशन भी पढ़ लिया था। ये क्लासेस जो है वो 10वें नंबर की क्लासेस है। इससे पहले हमने 9 क्लासेज अपलोड कर दी है। तो अगर आप में से किसी ने भी हॉर्टिकल्चर्स की 9 क्लासेज आप अगर नहीं देखी है तो उसे जाइए और एक बार देखिए और देखने के बाद उसे पढ़िए और डेली बेसिस पे नोट्स बनाइए। बाकी कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं। नर्सरी प्लानिंग हम देख रहे हैं, जिसमें हमने ये पार्ट तो देख ही लिया है, बेसिक पार्ट। फिर हमने नर्सरी क्या होता है ये भी पार्ट हमने देख लिया है। आफ्टर देन हमने फेजेस भी देख लिया है कि ये लैग फेज होता है, ये लॉन्ग फेज होता है, जिसको हम डिमेंसिंग ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। ये स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी फेज का मतलब होता है कि जहाँ पे फ्लावर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रोथ हो चुका है और यहाँ से प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। फिर हमने देखा कि 2 चीज़ें होती है हम यूज कर पाते हैं। एक होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है कि वो अवस्था जो इनिशियल पीरियड पे प्लांट का होता है, जैसे कि मैंगो का हम क्या यूज करते हैं, सैम्पलिंग यूज करते हैं। फिर उसी तरह सीडलिंग हमने देखा। सीडलिंग का मतलब होता है पौधा, पौध या नवा अंकुरन या फिर अंकुरन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात कर ली है। इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी के बारे में बात कर ली, सिलेक्शन ऑफ लैंड के बारे में बात कर ली, इरिगेशन फैसिलिटी के बारे में बात की, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात की, लेवर्स के बारे में बात की। पॉलीथीन्स याद रखेंगे ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का इसलिए चूंकि इसका एल्बिडो रेशियो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो कुछ इसमें टेम्परेचर भी चाहिए कांस्टेंट तरीके से। उसके बाद टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में भी हमने बात की थी, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ये सारी टूल्स यूज़ किया जाता है। आपको करना क्या है, एक होमवर्क है आपके लिए। तो होमवर्क करके आना WH ये है क्या कि जितने भी हॉर्टिकल्चर्स में टूल्स होते हैं उसको आपको लिखना है। हालांकि ये बता दिया गया है थोड़ी बहुत, बाकी आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई गई है, वो खुद से लिखना है। फिर हमने देखा था पुर्जनी ब्लॉक। पुर्जनी ब्लॉक को हम मदर ब्लॉक के नाम से जानते हैं। पुर्जनी ब्लॉक को हम डेमोस्ट्रेशन ब्लॉक के नाम से जानते हैं, डेमोस्ट्रेशन जोन्स भी कहते हैं। और इसी में हम किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करते हैं। आगे प्रॉब्लम्स हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स क्या होगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम्स था हमारा वो डैम्पिंग ऑफ था। डैम्पिंग ऑफ क्या होता है, तो ये फंगस की वजह से होता है। एक्सेस मॉइस्चर अगर प्लांट के रूट पार्ट के पास पहुंच जाता है, उस केसेस में प्लांट जो अपना बेस पार्ट है, ये वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट, ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। जिस तरह से यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे होंगे, तो इसको हम नर्सरी का सबसे डेंजरस डिजीज भी कहते हैं। फिर टाइप ऑफ नर्सरी देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब अलग अलग बेसिस पे हमने बात की थी। ठीक है, फिर टाइप ऑफ देखा था कि उसमें बेड के साइज पे एक तो फ्लैट या लेवल बेड होते हैं जो इस तरह से दिखाई देता है। रिज बेड होते हैं, हमने बताया था कि सॉइल सरफेस से 15 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो 0.3 से लेकर 0.5 एक, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, तो ये बता चुका। चलिए आगे हमने बात ये भी किया था डीप और सघन बेड क्या होता है। तो गहराई में हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। टाइप ऑफ नर्सरी यहाँ से हम बात करेंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से बात करें तो टाइप ऑफ नर्सरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बेस्ड ऑन प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस, अगर फ्रूट प्रोड्यूस करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रूट नर्सरी कहेंगे। स्वाभाविक बात है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें नर्सरी वेजिटेबल्स, अगर आप सब्जी लगा रहे हो तो सब्जी, यानी कि सब्जी के लिए नर्सरी लगाना पड़ेगी।
एक हाईटेक नर्सरी होता है। हाईटेक मतलब ये जो मॉडर्न तरीके से नर्सरी तैयार किया जाता है उसे हम हाईटेक कहते हैं। बहुत कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसे क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है। तो ये टाइप ऑफ नर्सरी बेस्ड ऑन दी प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बेस पे। अगर आप प्रोडक्ट फ्रूट उगाना चाहते हैं, फ्रूट लगाना चाहते हैं, फ्रूट तैयार करना है तो फ्रूट की नर्सरी लगाते हो तो फ्रूट नर्सरी, वेजिटेबल्स की तो वेजिटेबल्स, और हाईटेक यानी कि मॉडर्न तरीके से हम कह सकते हैं। सम प्रैक्टिस ऑफ नर्सरी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। हम पहले देखते हैं टाइप ऑफ नर्सरी। तो फ्रूट नर्सरी के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे फ्रूट नर्सरी। क्या हेडिंग डालोगे भैया? फ्रूट नर्सरी। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। फ्रूट नर्सरी, देखो फ्रूट नर्सरी की अगर हम बात करें कि भाई ये होता क्या है, तो एक ऐसा नर्सरी जो किसके लिए तैयार किया गया है? फ्रूट के लिए तैयार किया गया। किसके लिए? फ्रूट के लिए। तो पहला इसका लाइन ही होगा क्या? फॉर फ्रूट। फॉर फ्रूट पहला याद रखना, ठीक है। पहला लाइन क्या है? फॉर फ्रूट, फ्रूट के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको हम फ्रूट नर्सरी बुलाते हैं। साथ में याद रखना कि फ्रूट नर्सरी को हम ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। अगर आपसे पूछे फ्रूट नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग कब करते हो, तो 1 से 2 साल। कितने दिनों में? 1 से 2 साल में आप क्या करते हो? नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग करते हो। क्लियर है? साथ में याद रखना कि जो प्रोपागेशन होता है उसके माध्यम से अगर हम बात करें तो याद रखेंगे, जैसे अगर आप सीड के माध्यम से ट्रांसप्लांटिंग मतलब प्रोपागेशन तैयार कर रहे हो तो याद रखना प्रोपागेशन कर रहे हो। उसके साथ शटर के माध्यम से या उसके साथ रनर, क्या होता है ये प्रोपागेशन में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। और उसके साथ साथ स्टोलन के साथ, उसके बाद बात करें तो ट्यूबर के साथ, उसके बाद बात करें तो राइजोम के साथ या फिर लेयरिंग के साथ, ठीक है। तब जाकर कितने समय लगेगा? 1 साल लगेगा। कितने समय लगेगा भैया? तो 1 साल लगेगा। इस बात को याद रखना। तो क्या देखा आपने कि फ्रूट के लिए किया गया तैयार जो नर्सरी होता है उसे हम क्या कहेंगे? फ्रूट नर्सरी कहेंगे। फ्रूट नर्सरी को हम ट्रांसप्लांटिंग कितने दिनों पे करते हैं? 1 से 2 साल में करते हैं। सीड और अगर आपने सकर या फिर रनर्स या स्टोलन या फिर ट्यूबर, राइजोम और लेयरिंग की वजह से माध्यम से कर रहे हो तो 1 साल में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। ये बातें आपको याद रखना है। लेकिन अपवाद में भी कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे कि हम याद रखेंगे अपवाद या नोट करके लिख लो पपाया के बारे में। किसके बारे में? पपाया के बारे में, यानी कि पपीता के बारे में। क्या लिखना है पपीता के बारे में भाई? तो पपीता के बारे में हमें याद ये रखना है कि पपीता अगर आप ग्राफ्टेज करते हो, ग्राफ्टेज में भी 2 तरीका होता है। एक तो होता है बर्डिंग, बर्ड्स के माध्यम से, और एक होता है ग्राफ्टिंग। एक क्या होता है? बर्डिंग, और एक होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से कर रहे हो तो कितने साल लगेगा? 2 साल लगेगा। कितने साल लगेगा? तो 2 साल लगेगा ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। तो इधर आपने क्या बात की कि जितने फ्रूट होते हैं उसके 1 से 2 साल में आप क्या करते हो? ट्रांसप्लांट करते हो। लेकिन कुछ प्रोपागेशन मेथड ये भी है तो इसमें हम 1 साल तक, ठीक है। लेकिन आगे याद रखना कि अगर आप ग्राफ्टेज करते हो तो कितने दिनों के लिए? 2 सालों के लिए आपको समय देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? तो ये याद रखना। उसके साथ साथ अगर सिंपल पपाया की बात करें, सिंपल जैसे ग्राफ्टेज नहीं, तब 2 मंथ में आप कर सकते हो। कितने मंथ में? 2 मंथ में कर सकते हो। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब याद रखना कि हमारे पास 2 टाइप्स के फ्रूट होते हैं। कितने टाइप्स के फ्रूट होते हैं? 2 टाइप्स के। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करते हैं, फल के प्रकार की बात करते हैं, तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कहाँ गया? चलो भैया, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है एवरग्रीन, एवरग्रीन फ्रूट, जिसे हम सदाबहार फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार फलन, ठीक है। ये याद रखना। 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं है, उसको चार्ज में लगा देता हूँ। चलिए, आप लोग से जो शिकायत है वो तो दूर हुआ नहीं, फीडबैक बताते नहीं हो, और अभी सब लोग धीमा पड़ गए हैं। जैसे ही वैकेंसी के बाद बता दो तो तैयारी में लग जाते हैं, और थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में झूठ नहीं बोलो तो इनको पढ़ना नहीं होता, ठीक है। तो देखो मैं तो झूठ बोलूँगा नहीं, जो अपडेट होता है वही मैं बताता हूँ।
आप पढ़ो ना पढ़ो ये तो आपकी लाइफ है। चलो, एवरग्रीन और एक क्या होता है, तो डेसिड्यूलस होता है। ठीक है, डेसिड्यूलस का मतलब क्या होता है, पतझड़ जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पतझड़ कहते हैं। पतझड़ देख लेना भाई थोड़ा सा, पतझड़ गलत है, पतझड़ लिखा गया, पतझड़। ठीक है, थोड़ा हिंदी देख लेना आप लोग। कई बार क्या होता है कि उसका ओरिजिनल नाम मैं नहीं लिख पाता हूँ, हालांकि कोई नहीं लिख पाता है, ये झूठ बोलते हैं लोग कि हिंदी में पढ़ाता हूँ मैं, बट पढ़ा तो हिंदी में ही रहे हैं, ये भी बात सही है। कुछ बातें होती है जो हिंदी इंग्लिश में लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आसान हो जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच कर बैठे हुए हैं। देखो, एवरग्रीन फ्रूट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एनी टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है, एनी टाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है, तभी तो पत्ते नहीं झड़ पा रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है। डेसिडियस की अगर हम बात करें तो ये लूज कर देता है, क्या लूज कर देता है, तो सीजन आने पे अपना ये लीफ जो होता है, पतिया जो होता है, उसे लूज कर देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेसिडियस कहेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि बात बताओ कि क्या अंतर है एवरग्रीन फ्रूट में और डेसिडियस फ्रूट में, तो सिर्फ अंतर ये है कि ये फल देने के बाद ये पतिया अपने क्या कर देती है, नीचे की तरफ गिरा देती है, इसके अंदर नेचुरल हैबिटेट होता है। ये एवरग्रीन फ्रूट की बात करें तो ये हमेशा सदाबहार, यानी कि हमेशा क्या होता है, इस पे लीफ रहता है, ऐसा नहीं होगा कि लीफ आज ग्रीन था और कल यहाँ येलो होकर नीचे गिर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखें। डोरमेंसी में चला जाता है, कौन डोरमेंसी में चला जाता है, तो डी फॉर डेसिडुलस और डी फॉर डोरमेंसी। तो ये डोरमेंसी में, अब आपको पता है डोरमेंसी में क्या होता है, इनएक्टिव फेज हो जाता है, रेस्टिंग पीरियड हो जाता है, उस केसेस में हम कहते हैं कि भैया ये किस फेज में चला गया, तो डोरमेंसी फेज में चला गया। पहला बात ये याद रखना है। दूसरा बात कि भाई डेसिडुलस जो होते हैं वो हम कब से ग्रोथ करवाते हैं या कब फिर से रीग्रोथ होता है, तो ये रीग्रोथ होता है फॉब टू मार्च में। कब होता है, फॉब टू मार्च में, यानी कि फरवरी से मार्च में। और डेसिडुलस कौन होते हैं, तो डेसिडुलस हम याद रखना है आपको कि ऑल टेम्परेट क्रॉप, टेम्परेट फ्रूट, जितने भी टेम्परेट फ्रूट है। अब टेम्परेट फ्रूट कौन सी है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जैसे मैं कुछ बता देता हूँ, आप कुछ भी कमेंट में लिख देना। एपर, पियर, पीच, पल्म, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है, तो टेम्परेट क्रॉप है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो जितने भी टेम्परेट क्रॉप होता है ये डेसिडुलस नेचर का होता है। ये रीग्रोथ कब करता है, तो फरवरी में करता है। क्या करता है, रीग्रोथ, जब पत्तियां झड़ जाती है तो रीग्रोथ कर लेता है फिर से, कब, फब के मंथ में। अब एक एक करके समझते हैं, एवरग्रीन प्लांट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एवरग्रीन प्लांट जिसे हम सदाबहार फसल कहते हैं, फल कहते हैं, क्या कहते हैं, सदाबहार फल। चलो सदाबहार के बारे में समझते हैं। सदाबहार की अगर हम बात करें तो जो नर्सरी हम तैयार कर रहे हैं ना, उसमें प्रोपागेशन के लिए अगर हम तैयार कर रहे हैं तो प्रोपागेशन कब कर सकते हैं, मतलब एवरग्रीन में, तो याद रखना हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में होता है। और हॉट और ह्यूमिड रीजन कौन सी सीजन को कहते हैं भैया, तो कौन सा सीजन कहेंगे हम, मानसून सीजन यानी कि खरीफ सीजन। किस सीजन को कहेंगे, मानसून सीजन यानी कि खरीफ सीजन, मानसून सीजन। ठीक है, एम होगा, मानसून बोलते हैं। ठीक है, किस सीजन में, तो मानसून सीजन में करते हैं। किस सीजन में करते हो भैया, तो मानसून सीजन में करते हो। ठीक है, और मानसून सीजन यानी कि खरीफ सीजन को ही कहते हैं, तो खरीफ भी लिख कर आए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, और खरीफ की सोइंग कब होता है, तो याद रखना जून जुलाई। क्या याद रखोगे, जून जुलाई। तो ये भी पॉइंट याद रखना, जितना पॉइंट आपको लिखवाया गया ना उतना पॉइंट याद रखना। इधर आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, तो प्रोपगेशन टाइम तो हमने समझ लिया, तो इस पे आने का क्या ही मतलब है। ठीक है, आगे चल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं तो और दूसरा टॉपिक पढ़ पाएंगे। तो प्रोपगेशन टाइमिंग हमने समझ लिया, अब आगे देख लेते हैं कि अगला पॉइंट इसके बारे में क्या बोला जाता है। देखो, इसके सीडलिंग कितने दिनों में तैयार होता है, सीडलिंग। ठीक है, तो याद रखना ये भी 1 से 2 साल ही लगाते हैं, तो अल्सो डेसिडुलस, तो इसके मामले में तो ये बराबर है, एक साथ ही चलने वाले दोस्त है। ठीक है, टाइमिंग, टाइमिंग की अगर बात करें, किसकी टाइमिंग,
तो एवरग्रीन के टाइमिंग की बात करें तो याद रखना इवनिंग में करते हैं, इवनिंग टाइम बढ़िया होता है प्रोपागेशन के लिए, ठीक है, ये याद रखना। साथ में क्या याद रखोगे कि इसको जब हम प्रोपागेट करते हैं कहीं दूसरे जगह लगाते हैं तो उसके अंदर जो ये मिट्टी का बाढ़ होते हैं, जो ये मिट्टी का बांधा हुआ होता है, उसको साथ में ले जाकर हम क्या करते हैं, उसको फील्ड में लगाते हैं, साथ में ले जाकर क्या करते हैं, उसको फील्ड में लगाते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है, ठीक है। चलो, तो एवरग्रीन के बारे में हो गया। फिर से दूसरा डेसीड्यूलस, डेसीड्यूलस की अगर हम बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, पतझर कहते हैं। पत्ता हमेशा इसका क्या होता है, झड़ते हुए दिखता है, तो पतझर अगर हम कहते हैं, क्या कहेंगे, पतझर कहेंगे। तो इसके बारे में याद रखना कि अगर प्रोपागेशन की बात किया जाए, किसका बात किया जाए, एक मिनट, डेसीड्यूलस में अगर हम प्रोपागेशन की बात करते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं, तो क्या याद रखेंगे कि इसका प्रबंधन हम फरवरी से मार्च में करना चाहिए, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग किस मंथ में होगा, तो ट्रांसप्लांटिंग होगा आफ्टर डोरमेंसी कंप्लीट। भाई सही बात है, जब वो डोरमेंसी में तो ट्रांसप्लांटिंग क्यों करोगे, तो आफ्टर डोरमेंसी कंप्लीट, इसके कंप्लीट डोरमेंसी हो जाएगा तब जाकर हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। क्लियर है, चलो आगे देखो भैया, ट्रांसप्लांटिंग टाइम हो गया। अगर मंथ की बात करें तो फेब टू मार्च, ठीक है, ये याद है, फेब टू मार्च। क्लियर हो गया। तो डेसीड्यूलस और उसके साथ साथ हमने क्या देख लिया, तो हमने देख लिया एवरग्रीन प्लांट कौन कौन से होते हैं। समझ में आ गया समझ में, ठीक है, चले आगे, ठीक है। जितने टेम्परेट क्रॉप होते हैं वो कैसा होगा, तो ये याद रखना, ये लिखवा भी दिया था अभी। चलो आगे पॉइंट डाल दो। अगला पॉइंट हमारा है कि ये जो, मान लो कि ये नर्सरी है, ठीक है, तो नर्सरी से उसे मेन फील्ड में लाना है। किस फील्ड में लाना है, मेन फील्ड में। तो ये कहाँ पे था, नर्सरी में था। क्यों था, क्योंकि प्लांट का जो इनिशियल स्टेज होता है वो बहुत सेंसिटिव स्टेज होता है, और उस स्टेज पे हमने सही नहीं किया, डैट मीन्स वो कभी सही नहीं होगा। जैसे बोला जाता है ना कि बचपन में ना सुधर रहा, तो ये कभी नहीं सुधर पाएगा। सेम केसेस यहाँ पे है। तो नर्सरी को मेन फील्ड में हम क्या करेंगे, पहुँचाएंगे। तो मेन फील्ड में पहुँचाएंगे तो कोई ना कोई तो आपको डेप्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी के अगर हम रोल की बात करें, किसके बात करें, रोल ऑफ सॉइल की बात करें, तो हम मिट्टी को क्या जानते हैं, मिट्टी को जानते हैं कि भाई ये एक फिजिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है, फिजिकल सपोर्ट देता है, किसको, मिट्टी को। साथ में उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो उसके साथ सर्वाइव करता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इसके साथ सर्वाइव करता है, और साथ में जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने का काम भी करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। तो ये बात याद रखना। इसलिए हम नर्सरी में क्या पढ़ रहे हैं, अब पिटिंग पढ़ रहे हैं कि गड्ढा कितना खोदना चाहिए, ठीक है। पिटिंग लिखो सब कुछ, गड्ढा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो नींद आ रही है हमें, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, चूँकि कमिटमेंट है डेली वीडियो देने का, कोई बात नहीं है, थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे, अब सोने जाऊंगा मैं, ठीक है। पिटिंग की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, देखना, पिटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हो ना, तो उससे पहले उस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखो, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखो। जैसे एक मंथ पहले आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है, तो याद रखना 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर एरिया पे आपको डेप्थ देना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए। साथ में एक मंथ पहले, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग से एक मंथ पहले, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, तो तैयार करते हैं फील्ड को। कितने मंथ पहले, एक मंथ पहले, याद हो जाएगा जी। चलिए तो आगे लिखिए। नींद आ रहा है यार, सोने का मन हो रहा है, बट कोई ना। देखो इसमें कैसे हम जैसे कि बोला जाता है ना कि पिटिंग कैसे करते हैं, गड्ढा कैसे खोदना जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे देखो ये हमारा
ऊपर वाला जो लेयर है वो है सरफेस। कौन सा लेयर है? सरफेस। नीचे क्या है? सब सरफेस। अब सरफेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सरफेस की बात करें। जब भी हम पिटिंग करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाले मिट्टी को निकालेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, नीचे वाले मिट्टी को क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे, और ऊपर जो है उस मिट्टी को मिला देंगे, यानी कि टॉप सॉइल को भी ऐड करेंगे, और साथ में कंपोस्ट, जैसे कि लाइक FYM, तो हम इसमें मैन्योर कह सकते हैं। ठीक है, मैन्योर तो नहीं कहेंगे, बस कंपोस्ट याद रखेंगे। यार मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मैं सही से कैरी नहीं कर पा रहा हूँ इसको, तो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी देख लेना इतना वीडियो, कैसा लगा नहीं लगा बताना जरूर। नमस्कार साथियों, लेक्चर बीच में ही हमने रोक कर सोने चला गया था। थोड़ा सा मेरा स्लीपिंग साइकिल सही नहीं है अभी के डेट में, जिसकी वजह से मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ, और वीडियो जब मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा था तो उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो इसलिए मैंने बीच में पॉज कर कर मैं सोने चला गया था। अभी रात की अगर आप टाइमिंग देखोगे तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ 3 बज रहा है, और 3 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी पार्ट बचा हुआ था। क्योंकि मुझे आज ये बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपको डेली बेसिस पे क्लासेस बोली है, बट क्लासेस मैंने प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ, तो सॉरी फॉर डैट। बट कोई ना, होता है। मैंने संडे को भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाया था, तो उस चीज़ को याद रखना, या फिर अगला संडे भी मैनेज कर देंगे, आप परेशान मत होना। देखो, नर्सरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और टाइप ऑफ नर्सरी पढ़ रहे हैं, और ये कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, तो बेसिस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट आप रखते हो। अगर आप फ्रूट लगाना चाह रहे हो, फ्रूट प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हो, तो उसे फ्रूट नर्सरी कहोगे। वेजिटेबल्स लगाना चाहते हो तो वेजिटेबल्स नर्सरी कहोगे। और हाईटेक नर्सरी का मतलब होता है कि ये हम ऑफ सीजन में करते हैं। कब करते हैं? ऑफ सीजन में, और कंट्रोल इन्वायरमेंट में करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो, बहुत सारे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हाईटेक नर्सरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप फ्रूट के लिए कर रहे हैं तो फ्रूट नर्सरी कहलाएगा। अगर आप वेजिटेबल्स के लिए कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स नर्सरी कहलाएगा, जिसमें हमने वेजिटेबल्स के बारे में बात कर ली है। वेजिटेबल्स के बारे में जो पॉइंट हमारी चल रही है, वो पॉइंट है हमारा पिटिंग। पिटिंग का मतलब होता है गहराई, मतलब डेप्थ कितना आप रखना चाहते हो। गड्ढे का जो खुदाई होता है प्लांटिंग के लिए, वो कैसे करोगे, ये मतलब होता है। पिटिंग का क्या मतलब होता है? तो गड्ढे की खुदाई। ठीक है, ये याद रखना। कैसे गड्ढा का खोदोगे आप? देखो, ये जो सॉइल सरफेस है, मैंने शायद उस वाले लेक्चर में भी बताया था। टॉप जो लेयर होते हैं उसे हम सरफेस कहते हैं, ये आपको पता है पहले से, और इसको हम सब सरफेस के नाम से जानते हैं। जब भी हम फील्ड में कोई भी प्लांट को ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उससे 1 मंथ पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पिटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? अपर सॉइल और लोअर सॉइल को क्या करेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे। फिर इसके अंदर टॉप सॉइल और उसके साथ साथ कुछ कंपोस्ट मिलाएंगे। टॉप सॉइल की अगर हम बात करें तो सरफेस, ठीक है, और कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो FYM, जो एनिमल्स के जो गोबर होते हैं उसके बारे में बात किया जाता है, जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। बर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे, और उसके साथ साथ अन्य कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। इसका जो अनुपात होता है 1:1 होता है, यानी कि 1:1 होता है। टॉप अगर 1 रखते हैं तो कंपोस्ट भी हमें 1 ही रखना होता है। क्लियर है? ये बात याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ कितना होना चाहिए प्रॉपर, ओवरऑल अगर हम बात करें एक एवरेज डेप्थ की, तो याद रखना है 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर होना चाहिए। अगर आप फ्रूट के डेप्थ के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। 1 मंथ पहले हम क्या करते हैं, ये सारी प्रोसेस करते हैं। 1 मंथ सॉरी 1 मंथ बिफोर हम क्या करते हैं, तो ये सारी प्रोसेस करते हैं, जहाँ पे हम टॉप सॉइल और कंपोस्ट को मिलाते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि ट्रांसप्लांटिंग से पहले तो हमने ये कर लिया, डेप्थ हमने कितना डिसाइड किया है कि भाई 50 से लेकर 1 मीटर। किस प्लांट का कितना होगा ये हम आगे डिस्कशन करेंगे और चैट में। ठीक है, ये याद रखना। अगर हम इधर बात करते हैं कि एक हमने अभी आपको बताया कि 2 प्रकार के फूड क्रॉप होते हैं। एक तो एवरग्रीन होते हैं। कौन सी होती है? तो एक तो एवरग्रीन होता है,
एवरग्रीन का मतलब है कि हर साल मतलब इसकी पत्तियां नहीं झड़ती है, जिसे हम सदाबहार कहते हैं। तो ये मई के समय करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें डेसीड्यूलस के बारे में, जो पतझड़ के नाम से जाना जाता है, तो ये जन के मंथ में हम क्या करते हैं, मतलब जनवरी के मंथ में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि जब भी हमें प्लांटिंग करना हो, ठीक है, वो इवनिंग टाइम में करेंगे। कब करेंगे? इवनिंग टाइम में प्लांटिंग करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। इससे क्या होता है कि 15% जो है ना, वो मोर प्लांट हमें लगाना होता, अगर इवनिंग में नहीं करते हो तो। ठीक है, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डेट याद रखना है और पीछे जो मैंने बताया है ये डेप्थ याद रखना है और रेशियो आपको थोड़ी सी याद रख लेना है। इतना ही इम्पोर्टेंट है फ्रूट नर्सरी में। अब आते हैं वेजिटेबल्स नर्सरी, तो हेडिंग क्या डालेंगे? वेजिटेबल्स नर्सरी। दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं? वेजिटेबल नर्सरी, ठीक है। वेजिटेबल्स नर्सरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेजिटेबल्स नर्सरी को समझने की प्रयास करेंगे और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें उसको लिखने की भी प्रयास करेंगे। देखो, वेजिटेबल्स नर्सरी आपको पता है फॉर वेजिटेबल्स के लिए, ये तो आम सी बात है। ट्रांसप्लांटिंग की अगर हम बात करें, जब नर्सरी तैयार हो जाएगा तो ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे? तो अगर एनुअल है, मतलब एक सीजन में है, मैंने बताया भी है एनुअल के लिए क्या प्रोसीजर है, यानी कि एक सीजन में ये ग्रो हो रहा है तो उसे हम कितने समय बाद ट्रांसप्लांटिंग करेंगे? तो 3 से 4 वीक, याद रखना। वहीं अगर हम बात करते हैं बाइनियल के बारे में कि अगर वो क्या है, बाइनियल है, ठीक है, तो याद रखेंगे 5 से 7 वीक। ये बहुत ज़रूरी है, इन दोनों को ना लिख लेना। एनुअल की अगर हम बात करें तो कितने वीक, इतना। बाइनियल की बात करें तो कितना वीक, तो इतना वीक होता है। क्लियर हो जाएगा? चलो, तो ये पॉइंट याद रखना। साथ में अब याद रखना है कि किसके लिए कितना मीटर स्क्वायर हम क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे कि एक एक करके मैं लिखा देता हूँ, लिस्ट बनवा देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी याद करने में और एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं, तो याद रखेंगे। वेजिटेबल्स नर्सरी में बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें टोमेटो का, जो सोलेनेसी फैमिली से आता है, ये भी सोलेनेसी फैमिली से है। ब्रिंजल की बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं चिली का, जो सोलेनेसी फैमिली से आता है। कोल क्रॉप, ये सोलेनेसी फैमिली से नहीं आता है। तो कोल क्रॉप्स जो होते हैं उनके लिए अगर हम बात करें, तो याद रखेंगे कि कितना स्पेस रखते हैं, तो याद रखना है 250 मीटर स्क्वायर। कितना? 250 मीटर स्क्वायर, ये बात याद रखना, 250 मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर हम ऑनियन की बात करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर। कितना होगा? 500 मीटर स्क्वायर, याद हो जाएगा। चलिए, वहीं अगर हम बात करें, जैसे अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, स्वीट पोटैटो, तो देखो इसमें जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो बाई मतलब ट्यूबर रूट्स के माध्यम से करते हैं, ट्यूबर रूट के माध्यम से करते हैं। लेकिन याद हमें ये भी रखना है कि स्वीट पोटैटो में जो हम प्रोपगेशन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोपगेशन करते हैं, वो वाइन कटिंग करते हैं, कटिंग इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग याद रख लेना। अच्छा, ऑनियन ना दोनों है, एनुअल भी है, बाइनियल भी है। कैसे? अगर आप सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं, चूँकि लाइफ साइकिल का मतलब ही होता है सीड टू सीड, तो उस केसेस में आप इसे क्या कहोगे? बाइनियल है। क्या है? बाइनियल है। बट सिर्फ आपको बल्ब का प्रोडक्शन करना है, तो उस केसेस में ये क्या है? तो एनुअल है। क्या है उस केसेस में? एनुअल है। तो इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। चलो, ये भी पॉइंट हमारा हो चुका है। क्या प्रोपगेशन करते हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। बाकी डिटेलिंग तो हम पढ़ेंगे जब वेजिटेबल्स को, उस समय हम समझेंगे। तीसरा हेडिंग आप डालिएगा गुरु। तीसरा हेडिंग क्या डालोगे? एक मिनट, तीसरा हेडिंग क्या डालोगे? तो तीसरा है हाईटेक नर्सरी। हाईटेक नर्सरी, ठीक है। तो तीसरा हेडिंग हम डाल देते हैं हाईटेक नर्सरी। अब समझो हाईटेक नर्सरी क्या होता है। हाईटेक नर्सरी की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये ऑफ सीजन सीडलिंग तैयार करते हैं। ऑफ सीजन सीडलिंग तैयार करते हैं, मतलब उसका सीजन नहीं है, बट हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसको तैयार कर रहे हैं। सबसे पहला बात आपको यही याद रखना है।
दूसरी बात क्या याद रखना है, दूसरी बात ये याद रखना है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर, तापमान जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। वो होता है मॉइस्चर जिसे हम नमी कहते हैं, और वो होता है लाइट, ठीक है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हाईटेक नर्सरी के लिए। किसके लिए? हाईटेक नर्सरी के लिए। अगर हम बात करें नर्सरी के भी इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले टेम्परेचर, फिर मॉइस्चर, फिर उसको लाइट चाहिए। इधर साइड में लिख लीजिएगा नोट करके कि जब हम सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं, तो उस केसेस में हमें जो चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, इस प्लांट को चाहिए, इस क्रॉप को चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर होगा तभी इसके अंदर वाटर की एंट्री होगी, फिर जाकर ये जर्मिनेट कर पाएंगे। तो जर्मिनेशन के लिए तो हमें ये चाहिए, बट सीडलिंग के लिए जो हम नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर, आफ्टर देन मॉइस्चर, फिर लाइट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चल ये समझ में आ गया? एक मिनट रुकना यार, इतना बहुत दिक्कत हो रही, तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब जब हम यूज मतलब इसका यूज की बात करते हैं ना कि कहाँ पे यूज करना चाहिए, रुको यार, किसका बात करते हैं? यूज का बात करते हैं तो याद रखेंगे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में यूज करते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में यूज करते हैं, ये बात याद रखना। तो कंडीशन कैसा होना चाहिए? हॉट होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए, मतलब जल भी होना चाहिए, रेनफॉल भी अच्छा खासा होना चाहिए, ये बात याद रखना। तो ये पॉइंट अभी के लिए नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहला हाईटेक नर्सरी की बात करें तो ऑफ सीजन नर्सरी के नाम से जानते हैं। इसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट की नीड होती है बहुत ज़्यादा। साथ में नोट कर लेना कि सीड जर्मिनेशन के लिए सॉइल मॉइस्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर हम बात करें, एक मिनट को यार, माइक बहुत डिस्टर्ब, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो याद रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें नीड होगी इसके लिए, ठीक है। एक मिनट को, चलो अब हम बात करें कि क्या डिफिनेशन एक देख सकते हैं हाईटेक का। अगर हमें डिफिनेशन देना हो कि हाईटेक नर्सरी क्या होता है तो हम एक डिफिनेशन दे सकते हैं। प्लांटिंग यानी कि नर्सरी, क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? नर्सरी इन पॉली हाउस, कहाँ करते हैं? पॉली हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस, ठीक है। यूज देन कॉल्ड हाईटेक नर्सरी। अगर आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में करते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट में, चूंकि ग्रीन हाउस का मतलब ही होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे हाईटेक नर्सरी। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आई होगी। चले आगे, आगे आगे अगर हम बात करें, यार माइक बहुत दिक्कत दे रहा है। चलो आगे अगर हम बात करें तो याद रखना है कि इसको तो हमने हाईटेक नर्सरी कर बोल दिया, लेकिन हाईटेक नर्सरी के लिए जो हम मिस्ट चेम्बर बनाते हैं, हाईटेक नर्सरी के लिए जो मिस्ट चेम्बर बनाते हैं, कौन सा चेम्बर? मिस्ट चेम्बर बनाते हैं, वो याद रखना है। मिस्ट चेम्बर के बारे में क्या याद रखोगे? तो मिस्ट चेम्बर के बारे में याद रखोगे कि जिस एरिया का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो 19% के आसपास में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिस्ट चेम्बर कहते हैं। यानी कि ऐसा चेम्बर जहाँ का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? 95 होना चाहिए। यानी कि RH वहाँ का कितना होना चाहिए? 95। याद रखना कि RH को हम परसेंटेज से डोनेट करते हैं, यानी कि परसेंटेज इसका यूनिट होता है। तो याद रखना है हमें कि 95% मिस्ट चेम्बर में RH होना चाहिए। अब ये मिस्ट क्या है, तो जब आगे हम पढ़ाएंगे प्रेसिपिटेशन एटमॉस्फेयर में, जो एग्रोनॉमी का पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी का पार्ट है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे जो मिस्ट होता है ना वो लेस देन 0.2 mm का होता है। यानी कि उसके ड्रॉप साइज की बात करें तो कितना होता है? लेस देन 0.2 mm का होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं डीजल्स का, ठीक है, जिसे हम बूंदा बूंदी कहते हैं, तो लेस देन तो नहीं कह सकते हैं, 0.2 से लेकर 0.5 mm का होता है। हम पढ़ते भी है कि लेस देन 0.5 mm क्या कहलाएगा? डीजल्स कहलाएगा, बूंदा बूंदी कहलाएगा। ये बात याद रखना है, और इसी को हम कहते हैं मिस्ट चेम्बर, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई
दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चल अब हमें बात करनी है, किस बिंदु पे बात करनी है कि स्पेशल प्रैक्टिस। हालांकि ये हमने उस 9th लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर फिर से समझा दीजिएगा थोड़ा सा। देखो, सबसे पहला होता है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को एक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, एक हीट से प्रोटेक्ट करना, बाहरी मैकेनिज्म से प्रोटेक्ट करना, उसको एक एरिया देना जहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके, उसे हम शेडिंग कहते हैं। और शेडिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिसे हम ये भी बोल देते हैं कि छांव देना। थिनिंग का मतलब है कि प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से एक प्लांट लेकर हम इंडिविजुअली एक एक ट्रे में या एक एक प्लॉट में क्या करेंगे, डालेंगे, ताकि ये ग्रोथ अच्छा से कर ले, इसको स्पेस अच्छा से मिल जाए, न्यूट्रिशन अच्छा से मिल जाए। यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होता है। प्रिकिंग आउट की अगर हम बात करें तो प्रिकिंग आउट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें होती है जो नर्सरी में लगा होता है, उसे हम इंडिविजुअल प्लॉट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इंडिविजुअल प्लॉट में रखते हैं। और सेम मतलब होता है थिनिंग का। तो थिनिंग एंड प्रिकिंग आउट में क्या अंतर है? थिनिंग का मतलब है कि जब जर्मिनेट हो रहा है तो हमें पता चल रहा है नंबर ऑफ यहाँ पे प्लांटेड जो है ज़्यादा है, तो वहाँ से हमने हटा दिया कि भाई नंबर ऑफ प्लांटेड यहाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिकिंग आउट का मतलब है कि हमने जर्मिनेट तो कर लिया है, लेकिन हमने देखा कि यार यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा हो चुका है, तो इंडिविजुअल ट्रे में रखते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल हम नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, नंबर ऑफ प्लांट को कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल रखते हैं। थोड़ा सा देख लेंगे। ये प्रिकिंग आउट क्या है, इंडिविजुअल प्लॉट में रखते हैं। थिनिंग आउट क्या है, प्लांट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। हार्डनिंग ऑफ का मतलब होता है कि जो ट्रांसप्लांटिंग शॉक होता है ना, ट्रांसप्लांटिंग जो शॉक होता है 5 से 7 दिनों का बताया था ना, तो ट्रांसप्लांटिंग शॉक को रिड्यूस करना, कि ताकि वो नया इन्वायरमेंट में जाए तो उसको दिक्कत ना हो। इससे अच्छा है कि उसको पहले से हैबिचुअल बनाते हैं, हैबिट उसको लगाते हैं, कि ताकि उसको जब बाहर पढ़ने के लिए भेजें तो ये ना बोले कि मम्मी यहाँ मन नहीं लग रहा, या फिर ये प्लांट ये ना बोले कि हम यहाँ ग्रो नहीं हो सकते हैं, या फिर इस इन्वायरमेंट में ये सुटेबल भी ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको भेजते हैं एक ट्रायल रूम में, जहाँ पे थोड़ा सा अनकंट्रोल इन्वायरमेंट होता है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ग्रोइंग मीडिया। ग्रोइंग मीडिया का मतलब क्या होता है, जिसे हम माध्यम भी कहते हैं और संवर्धन माध्यम कहते हैं। एक ऐसी मीडिया जिस पे हम प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, जिस पे हम नर्सरी को लगाते हैं। तो नर्सरी को आप लगाओगे तो उसके लिए ग्रोइंग मीडिया चाहिए। तो ग्रोइंग मीडिया क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके कैरेक्टर के बारे में बात करें। देखो, सबसे पहले व्हाट इज ग्रोइंग मीडिया, हेडिंग डाल दो, ग्रोइंग मीडिया क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो, डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दो। ग्रोइंग मीडिया की अगर हम बात करें तो ये एक सॉइललेस मीडिया होता है, ठीक है, जो हाईटेक नर्सरी में अभी आपने पढ़ के आया है, हाईटेक नर्सरी, उसमें यूज होता है। और ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। किसका याद रखेंगे? ये ग्रोइंग मीडिया के बारे में याद रखेंगे। जैसे अगर हम ग्रोइंग मीडिया की बात करें तो एक सिंपल उदाहरण समझे, तो जो कोकोपीट होता है, जो कोकोनट से बनता है वो, और एक जो होता है वो होता है परलाइट। ऐसे तो बहुत ग्रोइंग मीडिया है, बताएंगे। और एक वर्मीकुलाइट, वर्मीकुलाइट सेकेंडरी मिनरल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और सिलिकेट क्ले मिनरल्स भी कहते हैं, सॉइल साइंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें जिक्र करेंगे हम। तो याद रखना है कि कोकोपीट और परलाइट, और उसके साथ साथ हमें ये याद रखना है, क्या याद रखोगे? तो ये याद रखोगे वर्मीकुलाइट। अब इनका रेशियो पूछा जाता है कि सबसे अच्छी ग्रोइंग मीडिया का जो एक कॉम्बिनेशन है वो यही है। तो इसका कॉम्बिनेशन बताया जाता है 1:1:1, यानी कि 1:1:1। ये गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोइंग मीडिया। तो ये याद रखना, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोइंग मीडिया क्या है? तो कोकोपीट, परलाइट और उसके साथ साथ बर्मिकुलाइट। ग्रोइंग मीडिया क्या है? तो एक सॉइललेस मीडिया है जो हाईटेक नर्सरी में यूज होता है फॉर प्रोटेक्शन के लिए, फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए। अब हमें ये समझना है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि क्या कैरेक्टर हो सकता है एक ग्रोइंग मीडिया का। तो उस कैरेक्टर के बारे में एक एक पॉइंट नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बता देता हूँ और एक एक पॉइंट को नोट भी करवा देता हूँ। देखो, एक अगर हम बात करें कि कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एक अच्छा उसके अंदर ग्रोइंग जो मीडिया है उसके क्या गुण होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करें तो इट शुड, यानी कि क्या होना चाहिए, इट शुड हैव
कैपेसिटी टू होल्ड सीडलिंग firmly, यानी कि बहुत अच्छे से उसे होल्ड करके रखे। किसे होल्ड करके रखे? तो ग्रोइंग मीडिया किसको होल्ड करके रखे अच्छे से? तो याद रखना सीडलिंग को, क्योंकि सीडलिंग वाला स्टेज ही हम किस में यूज कर रहे हैं? नर्सरी में यूज कर रहे हैं। तो अगर इसे सही से प्रॉपर तरीके से पकड़ के ही नहीं रखेगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? वो ग्रो ही नहीं सकता है, वो गिर सकता है, वो टूट सकता है। तो पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? तो दूसरा होना चाहिए कि इसका जो पीएच है ना, शुड भी कितना होना चाहिए? 5.5 से लेकर 6.5 होना चाहिए। कोई भी ग्रोइंग मीडिया यूज करते हैं तो उसका पीएच इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? तो इतना तो होना ही चाहिए, 5.5 से लेकर 6.5। तो दूसरा पोर्शन ये रहा, मतलब कैरेक्टर ये रहा। तीसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए? तो कैरेक्टर होना चाहिए कि इसके अंदर यानी कि शुड भी पोरोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। पोरोसिटी यानी कि पोरस क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। पोरस ज़्यादा होगा तो एरिएशन ज़्यादा होगा, एयर का एक्सचेंज ज़्यादा होगा, जिससे गैसेज का एक्सचेंज होगा, और उसके साथ साथ ड्रेनेज भी बढ़िया होगा। तो तीसरा जो हमारे पास कैरेक्टर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। पहला कैरेक्टर आपने देख लिया। पहला कैरेक्टर क्या है कि इट शुड हैव कैपेसिटी ऑफ होल्ड टू सीडलिंग, ठीक है। पीएच इतना होना चाहिए, और शुड हैव पोरस फॉर द एरेशन, एरेशन के लिए अच्छा होना चाहिए, और गुड इसमें ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर के कैरेक्टर की अगर हम बात करें कि फोर्थ नंबर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि इट शुड चीप, ठीक है, एंड इजी, सस्ता भी हो और आसानी से हमें अवेलेबल हो जाए, यानी कि ये चीप भी हो और इजीली हमें क्या हो जाए? अवेलेबल हो जाए। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो इट शुड रिटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिटेन करके रखे, क्योंकि मॉइस्चर ही होगा तो ग्रोइंग अच्छे से हो पाएगा। नमी तो चाहिए ही ग्रो करने के लिए। तो उस कंडीशन में एक ऐसा मीडिया होना चाहिए जो मॉइस्चर को क्या कर सके? होल्ड करके रखे, कि ताकि जब भी मॉइस्चर की नीड पड़े तो प्लांट यहाँ से अपटेक कर ले, ठीक है। सिक्स नंबर की अगर हम बात करें तो क्या और होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि फ्री होना चाहिए। किससे फ्री होना चाहिए? तो फ्री फ्रॉम वीड, वीड से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, यानी कि सीड एंड पैथोजन, किसी प्रकार के पैथोजन वगैरह ना हो उसके अंदर। तो ये होना ही चाहिए। साथ में अगर हम बात करें कि और क्या होना चाहिए एक गुड कैरेक्टर, तो गुड कैरेक्टर ये होना चाहिए कि प्रोवाइड करे, क्या प्रोवाइड करे? एडिक्वेटेड सप्लाई न्यूट्रिएंट, जब भी जरूरी पड़े उसको न्यूट्रिएंट की सप्लाई मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? तो प्लांट को। ये ग्रोइंग मीडिया का कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखो कितना कैरेक्टर हमने डिस्कशन किया। पहला कैरेक्टर तो ये देखा कि भैया उसके अंदर सीडलिंग बढ़िया से होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि पीएच इतना होना चाहिए, और पोरोसिटी उसमें ज़्यादा होगा तो एरेशन बढ़ेगा, और उसके साथ साथ ड्रेनेज होगा। और ज़्यादा पोरोसिटी की अगर बात करें तो आप पढ़ते हो ना कि एक तो मैक्रोपोर होता है और एक माइक्रोपोर होता है। मैक्रो की अगर बात करें तो सैंडी सॉइल में होता है, और माइक्रो की बात करें तो क्ले सॉइल में होता है। पार्टिकल्स को भी अगर याद रखना है तो याद रखना मैक्रो में ज़्यादा होगा, 0.06 mm होगा। कई कई बुक में 0.05 mm भी दिया हुआ है, तो इसको भी याद रखना। क्ले में क्या होगा? लेस होगा। यहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़िया माना जाता है, लेकिन हम वेजिटेबल्स के लिए या हमें जो लैंड सिलेक्शन करना होता है नर्सरी के लिए, वो सैंडी लोम करते हैं जिसमें क्ले का पार्टिकल्स भी हो, सैंड का पार्टिकल्स हो। चूंकि सैंड में मैक्रोपोर्स पाया जाता है, एक पार्टिकल्स के और एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम फैसिलिटी बढ़िया माना जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। साथ में चीप एंड ईजी होना चाहिए, सॉइल मोशन को रिटेन करे, और वीड से फ्री हो, पैथोजन कोई नहीं लगा हो, और न्यूट्रिएंट को टाइमली वो क्या कर सके? सप्लाई कर सके। ये कहलाता है ग्रोइंग मीडिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्रोइंग मीडिया क्या होता है। अब ग्रोइंग मीडिया कौन कौन सी है इसके बारे में आपको समझना होगा कि टाइप ऑफ ग्रोइंग मीडिया। देखो यहाँ पे बनाया हुआ है टाइप ऑफ ग्रोइंग मीडिया, यहीं पे लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। टाइप ऑफ ग्रोइंग मीडिया, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखोगे? फर्स्ट नंबर पे लिखो सॉइल, सॉइल में भी तो ग्रो करते हैं, ठीक है, ये लिख लो। एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक।
दूसरे नंबर पे लिखोगे वर्मीकुलाइट, वर्मीकुलाइट। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे? वर्मीकुलाइट। ये सब याद रखना है, ये सब पढ़ाएंगे अभी, इसके फीचर्स बताएंगे क्या फीचर्स है। फिर तीसरा क्या याद रखोगे? तो तीसरा याद रखोगे परलाइट, ठीक है, तो तीसरा भी याद रखना परलाइट। फिर फोर्थ नंबर पे क्या याद रखोगे भाई जी? तो जो स्पैग्नम, स्पैग्नम ग्रासिस होता है, जिसे स्पैग्नस मोस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे हम काई भी कहते हैं हिंदी में, तो इसका यूज करते हैं, तो इसको भी याद रखना है। कितने नंबर पे ये हो गया? 3 नंबर पे, 4 नंबर पे हो गया, ठीक है। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें थोड़ा सा कि कौन सा ग्रोइंग मीडिया होगा, तो कंपोस्ट भी ग्रोइंग मीडिया के तरह ही काम करता है, तो ये टाइप ऑफ ग्रोइंग मीडिया के अंदर आता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अगला पॉइंट भी तो हमें लिखना है, कोकोपीट भी क्या होता है? ग्रोइंग मीडिया ही होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। साथ में और अगर हम लिखवाए आपको, तो याद रखना है प्लास्टिक एग्रीगेट, प्लास्टिक का जो एग्रीगेट बना हुआ होता है उसका भी हम यूज कर लेते हैं ग्रोइंग मीडिया के तौर पे, ठीक है। साथ में और क्या याद रखोगे? तो चारकोल, चारकोल वही है जिसका सबसे एल्बिडो रेशियो कम होता है, ठीक है। तो देखो ये भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन कर लिया ना कि चारकोल क्या है? जिसका एल्बिडो रेशियो बहुत कम होता है। चारकोल क्या है भाई? जिसका एल्बिडो रेशियो बहुत कम होता है, यानी कि लेस एल्बिडो होता है, लेस एल्बिडो, लेस एल्बिडो कितना होता है? तो 4 होता है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर और हम डिस्कशन करें तो सैंड, जिसे हम बालू कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, अच्छा एरेशन के लिए माना जाता है ये भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम पिट मॉस भी यूज कर सकते हैं, बताएंगे क्या होता है, सबको डीपली से बताएंगे, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पोमिस, ठीक है, या पोमिस के नाम से जानते हैं या पमिस के नाम से जानते हैं, तो इसको भी यूज करते हैं, क्या होता है ये भी बात करेंगे। उसके साथ साथ लीफ मोल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? तो लीफ मोल्ट होता है, लीफ मोल्ड होता है, ठीक है, लीफ मोल्ड, ये भी याद रखना। तो ये सब ग्रोइंग मीडिया है जिसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि किस ग्रोइंग मीडिया का क्या फीचर्स है और उसका क्या एडवांटेज है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट, अगर थोड़ा सा बताओ कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है ग्रोइंग मीडिया, तो एक तो वर्मीकुलाइट इम्पोर्टेंट है, एक स्पेनम ग्रासिस इम्पोर्टेंट है जो आप यूज करते हो एयर लेयरिंग में, एक आप चारकोल यूज मान लेना, एक कोकोपीट यूज मान लेना, और एक सैंड यूज मान लेना, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबके बारे में बात कर ले, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सबसे पहले। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है कोकोपीट। क्या है पहला? कोकोपीट, तो ये याद रखना, कोकोपीट क्या है? पहला, कोकोपीट क्या है? पहला, याद हो जाएगा। अब देखो कोकोपीट के बारे में क्या है, कोकोपीट क्या कैसे बनता है? तो जो कोकोनट का ट्री होता है, कोकोनट का ट्री हुआ, उससे हमें क्या प्राप्त होगा भाई? कोकोनट प्राप्त होगा। कोकोनट के बाद हम कोकोनट के जो हस्क होते हैं, ठीक है, उसको प्राप्त करते हैं। उसके बाद वहाँ से कोकोनट का फाइबर निकालते हैं, और फाइबर निकालने के बाद जो फाइबर बच जाता है उसी फाइबर को हम कहते हैं कोकोपीट, ठीक है। तो याद रखना कोकोपीट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट, बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट, इसको याद रखना है। बाई प्रोडक्ट किसका है? तो कोकोनट ट्री का बाई प्रोडक्ट है, कौन सा? तो कोकोपीट। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ये याद रखना। अच्छा इसके फीचर्स के बारे में बात करें कि भाई फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। कोकोपीट का विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो लिख लेना, विशेषता सबसे पहला ये है कि मोस्ट वाइडली यूज इन ग्रोइंग मीडिया, ग्रोइंग मीडिया के तौर पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर कोई है तो वो क्या है? कोकोपीट है, पहला ये चीज़ याद रखना। साथ में हमने बता ही दिया है कि ये बाई प्रोडक्ट ऑफ किसका है? कोकोपीट का, सॉरी कोकोनट का, तो बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट, बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट, क्लियर है। चलो साथ में अगर हम बात करें इसके और फीचर्स के, तो हाई
पोर स्पेस होता है इसमें, ठीक है। एंड रिटेंशन की अगर हम बात करें तो ये कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। रिटेंशन मतलब उसको होल्ड करने की कैपेसिटी, ठीक है, कि ताकि बाद में अगर नीड पड़ा तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, पहली चीज़। और एक एडवांटेज की बात करें तो याद रखना है ये कंप्लीट रूप से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है, ठीक है, ऑब्टेनर है, यानी कि न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। साथ में इसके पीएच के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पीएच के बारे में याद रखेंगे 5.8 से लेकर 6.8, ठीक है, ठीक है, ये पीएच आपको याद रखनी है। तो कोकोपीट के बारे में ये याद रखना। और सबसे अच्छा जो मीडिया माना जाता है वो कोकोपीट माना जाता है और इसका ज़्यादा यूज भी होता है, ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। कोकोपीट अगर हम आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करें तो ये होता है कोकोपीट, ठीक है। इसे कोको डस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कोकोनट के फाइबर से निकलता है। तो यहाँ पे प्लांट को हम नर्सरी को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट है उसी पे ज़्यादा बात करेंगे, सैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे जी, तो सैंड के बारे में बात करेंगे। तो सैंड के बारे में देख लेते हैं क्या इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम सैंड के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें ना, तो याद रखना है कि ये ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स कितना होना चाहिए, 0.75 से लेकर 1 mm इसका पार्टिकल्स होना चाहिए। किसका, सैंड का पार्टिकल्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। इस सैंड में कौन सा पोर्स पाया जाता है, तो मैक्रो पोर पाया जाता है, जिसके डायमीटर की अगर बात करें तो 0.05 mm से अधिक है। क्या ये अधिक है, अधिक है भाई, ठीक है। तो ये याद रखना सैंड का क्या होता है, इतना होता है। कई बुक में आपको 0.06 भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में याद रखना है कि ये बता ही दिया कि माइक्रो, ठीक है। और अगर हम बात करें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, किसकी कैपेसिटी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है। बट ये ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाता है, इसकी एक खासियत ये भी है कि ये होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन ये भी याद रखना कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है, ड्रेनेज सिस्टम इसका क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि सैंड का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो आपको ये इम्पोर्टेंस बतानी है, और जो भी चीज़ें मैंने लिखाया है वो उसको याद रखना है, ठीक है, उसको याद रखना है। तो ये सैंड के बारे में हो गया, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वर्मिकुलाइट। अगला पॉइंट क्या है, वर्मिकुलाइट। तो वर्मिकुलाइट के बारे में जान लेते हैं। देखो वर्मिकुलाइट की अगर हम बात करें ना, तो ये एक सेकेंडरी सिलिकेट क्ले मिनरल्स है, सिलिकेट क्ले मिनरल्स है। और ये किस टाइप का है, तो 2 1 टाइप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स है, ठीक है। और ये कैसा है, तो लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, लिमिटेड एक्सपेंडिंग है। ये सॉइल साइंस के रिस्पेक्ट में है, एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन अगर हम यहाँ इस रिस्पेक्ट में बात करें किसके बारे में, वर्मिकुलाइट के बारे में, तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि भाई इसका भी साइज 0.75 से लेकर 1 mm के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 1 mm के आसपास होना चाहिए, ये बात याद रखना। सैंडी सॉइल के बारे में एक और चीज़ लिख लेना कि ये यहाँ वहाँ यूज होता है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता, तो इसका ड्रेनेज सिस्टम सही है इसलिए वहाँ यूज किया जाता है। ये भी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़िया रखता है, वाटर होल्ड, लेकिन ये ज़्यादा नहीं कर पाता है क्योंकि लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, तो कुछ ही वाटर होल्ड कर पाता है। तो ये वर्मिकुलाइट हो गया, ठीक है। जितना फीचर्स लिखा रहे हैं उतने फीचर्स ही आपको पढ़ना है। पिटमॉस, ये होता है पिटमॉस, ठीक है, क्या होता है देखो, सबसे पहले याद रखना कि ये मोस्टली यूज होता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये यूज होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, 95% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। पीएच बहुत कम होता है, 3.2 से लेकर 4.5 तक होता है। तो ये पीट मॉस कहलाता है, ठीक है, याद रखो। एस्पो एस्पोंगनम ग्रासेस जो होता है, स्पैगनम ग्रासेस, सॉरी स्पैगनम ग्रासेस जो होता है उसके बारे में देख लो और उसके बारे में लिख लेना कि स्पैगनम ग्रासेस क्या होता है। देखो सबसे पहले ये समझना कि ये कहाँ अवेलेबल होता है, तो फुली हिली एरिया में अवेलेबल होता है, एंड डैम्पिंग जो एरिया होता है, दलदल की एरिया होता है, वहाँ पे होता है, ठीक है। तो डंपिंग एरिया और
हिली एरिया पे होता है। ये ऑब्टेन किया जाता है एक मतलब कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो एक प्लांट है जिस तरह से ये दिख रहा है आपको, स्पैगनम स्पैगनम पोपिलोसोमस रेसिड्यू, यानी कि स्पैगनम पोपिसोलम जो एक प्लांट है उसके रेसिड्यूज जो होते हैं उसी से स्पैगनम मोस बनता है, ये याद रखना। इसके अनदर फीचर्स की बात करें तो इसमें भी हाई वाटर कैपेसिटी मतलब हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं होता तो इसको हम क्यों लेते, तो होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे अच्छा होता है। और याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एयर लेयरिंग में इसका यूज किया जाता है, एयर लेयरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना। आगे अगर हम बात करें पुमिसिल के बारे में, तो पुमिसिल के बारे में याद रखना है, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये भी एक प्रकार का रॉक्स का टाइप ही है, तो इसके बारे में नहीं भी आप समझते हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाता। बट इतना याद रखना कि ये ड्रेनेज के लिए बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स बढ़िया बढ़िया है, तो वाटर आसानी से क्या कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, यानी कि ड्रेनेज हो सकता है, ठीक है। तो पुमिसिल के बारे में ऐसे थोड़ा सा देख लें। उसी तरह से अगर हम परलाइट के बारे में बात करें कि परलाइट क्या है, तो वाइट जो सोलेनियसी होता है उसी से बनता है, ये भी रॉक्स है, और कैसा रॉक्स है, तो वोल्केनिक रॉक्स है, ठीक है। और याद करें कि पार्टिकल्स तो 1.3 से लेकर 3 होता है पार्टिकल्स, जो लिखा रहे हैं ना उतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या काम करता है, तो ये इम्प्रूव करता है, किसको इम्प्रूव करता है भैया, तो एरेशन को इम्प्रूव करता है, एरेशन को इम्प्रूव करता है, एंड इन्हांस करता है, किसको इन्हांस करता है, ड्रेनेज सिस्टम को इन्हांस करता है, सिंपल बात है, ठीक है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसका अच्छा माना जाता है। आगे लीफ बोल्ट की अगर हम बात करें तो लीफ बोल्ट भी कुछ नहीं है, एक प्रकार का लीफ ही है, और और ये जो बनते हैं ये कम्प्लीटली जो डिकम्पोज हो रहे हैं, जो लीफ होता है ना वो पार्शियली जो डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि डिकम्पोज का जो स्टेज होता है उसी स्टेज को हम कहते हैं, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और याद रखेंगे कि ये रिच सोर्स होता है किसका, NPK, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का, क्लियर है, तो ये याद रखना, ठीक है, ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली बातें नहीं है। चारकोल याद रखना, एल्बिडो रेशियो बहुत कम होता है, ये इम्प्रूव करता है, किसको इम्प्रूव करता है, तो ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ठीक है, ये याद रखना बस, इसके बारे में और कुछ मत याद। एक होता है सॉ डस्ट, जिसे हम वुड शेविंग के नाम से भी जानते हैं, जो ये देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ तो बिहार में इसे चिरान के नाम से जानते हैं, आप बताइएगा इसको किस नाम से जानते हैं। तो ये बाई प्रोडक्ट है किसका, सॉ मिल का, वहाँ से निकलता है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है, और इसमें पोरस अधिक होता है तो इसको यूज कर लेते हैं। उसी तरह से ये ट्रे है तो इसे हम प्रो ट्रे कहते हैं, और याद रखना कि इसमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन नहीं होते हैं, किसी प्रकार से इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना, ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है। प्लग ट्रे ये नर्सरी है, इसमें कुछ याद। प्लांट प्रोपागेशन स्ट्रक्चर नर्सरी की बात करें तो जब हम प्रोपागेशन के लिए तैयार करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें तैयार करना होता है, जैसे प्लास्टिक टर्नर, तो इस तरह से जो टर्नल होते हैं और वाइट कलर के रखते हैं, क्योंकि वाइट कलर में याद रखना है कि एल्बिडो जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है वाइट कलर का, ठीक है, याद रखना। मिस्ट चेम्बर बता ही दिया है कि इसमें 2 mm से 0.2 mm से क्या करेंगे, कम डस्ट पार्टिकल्स को रखेंगे, मतलब डीजल्स को रखेंगे तो वो हो जाएगा। हॉट बेड का मतलब है कि कुछ समय के लिए हम उसे गर्मी में निकालते हैं नर्सरी के, ताकि ये वहाँ से सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाए। उसी तरह से कोल्ड है, तो कोल्ड मतलब उसे हमें जब ज़रूरत पड़ता है तो बंद कर देते हैं कि ताकि ठंडा एरिया इसको मिल जाए। ह्यूमिडिफायर मतलब ह्यूमिडिटी उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए रखते हैं, तो ह्यूमिडिफायर कहलाता है ये, ठीक है। तो ये लेक्चर था, हालांकि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहली क्लास और दूसरी क्लासेज में है, तीसरी क्लासेज में है, लेकिन जो जो पॉइंट मैंने आपको मार्क करवाया है उसको आपको याद रखना है। बाकी आज की क्लास के लिए धन्यवाद। 3 बज गए हैं, बट कोई बात नहीं है, आपके लिए ये क्लासेस मैंने रिकॉर्ड की है, तो इसको देखकर आप फीडबैक ज़रूर देंगे। इसमें ज़्यादा समझने वाली बातें नहीं था, जो चीज़ें समझने वाली था मैंने समझा दिया, और जो चीज़ें आपको रटने वाली है वो चीज़ें आपको रटना ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन कर लेना कमेंट में, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे आगे की तरफ कल की क्लासेस में, ठीक है। मिलते हैं, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई दिक्कत हो तो बताते रहिए। धन्यवाद।